Welcome students on my YouTube channel. Today we will discuss some numericals on Coulomb's law. So here is the first numerical. इस numerical में क्या दिया हुआ है? The electrostatic force of repulsion between two positively charged ions carrying equal charges is 3.7 into 10 to the power minus 9 Newton. When they are separated by a distance of 5 angstrom, how many electrons are missing from each ion? तो क्वेश्चन में क्या रखा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और रिपल्शन, दैट मीन फोर्स ऑफ रिपल्शन जो लग रही है दो पॉजिटिवली चार्ज आयंस के बीच में, दो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, दोनों के चार्जेस इक्वल हैं और दोनों के बीच में फोर्स कितनी लग रही है 3.7 into 10 की पावर माइनस 9 न्यूटन। अगर वो सेपरेटेड है, दोनों बीच में जो डिस्टेंस है वो है 5 एंगस्ट्रॉम। तो हमें ये बताना है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स लॉस किए होंगे उस आयन में। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर निकालना चाहेंगे कितना चार्ज है, इक्वल चार्ज जो है दो आयन के बीच में वो कितना है। तो उसके लिए हम लेट करेंगे, लेट द चार्जेस ऑफ each ion be q। हर आयन का जो चार्ज है वो कितना है q। तो डायग्राम से इस चीज को अगर हम देखें तो किस तरीके से है, दो चार्ज पार्टिकल जिन दोनों के चार्जेस इक्वल है, दोनों की वैल्यू q है और दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है वो कितना है 5 एंगस्ट्रॉम। उसको मैं r मान लेता हूँ। तो दोनों पॉजिटिवली चार्ज है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, दोनों रिपेल करेंगे तो दोनों के बीच में जो रिपल्सिव फोर्स होगी उसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है। हमें सबसे पहले क्यों कैलकुलेट करना है। तो हमें क्या क्या गिवन है, हमें गिवन है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स गिवन है हमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और रिपल्शन कितना गिवन है ये F और F के लिए गिवन है 3.7 into 10 की पावर माइनस 9 न्यूटन। हमें गिवन है R, डिस्टेंस R is 5 एंगस्ट्रॉम और एंगस्ट्रॉम को कन्वर्ट करेंगे मीटर में। 1 एंगस्ट्रॉम के अंदर होते हैं 10 की पावर माइनस 10 मीटर। तो क्या आ जाएगा 5 into 10 की पावर माइनस 10 मीटर। अब इसको यूज करेंगे यहाँ पर कूलॉम्स लॉ, क्योंकि यहाँ पर कूलॉम्स लॉ वैलिड होगा पॉइंट चार्जेस के लिए। यूजिंग कूलॉम्स लॉ, क्या होता है कूलॉम्स लॉ? कूलॉम्स लॉ होता है फोर्स बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। लॉ का भी यूज करेंगे, F की वैल्यू पुट करेंगे, जो वैल्यूज दे रखी है हमें गिवन में सारी वैल्यू पुट करेंगे। F की वैल्यू पुट करती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की, मैं तो पता ही है वैल्यू होती है 9 into 10 की पावर 9। Q1 and Q2 are equal to Q, so Q1 is Q, Q2 is again Q upon R square। R is equal to 5 into 10 की पावर minus 10 then square। ठीक है, now इसको हम सॉल्व करेंगे आगे फर्दर। 3.7 10 की पावर माइनस 9 इक्वल टू 9 into 10 की पावर 9, Q into Q becomes Q square upon 5 का स्क्वायर is 25, 10 की पावर माइनस 10 का स्क्वायर हो जाएगा 10 की पावर माइनस 20। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई और Q की स्क्वायर की वैल्यू बताएंगे। 3.7 मल्टीप्लाई 25, 3.7 मल्टीप्लाई 25 अपॉन 9 सॉल्व। मल्टीप्लाई पावर 10 की पावर माइनस 20 10 की पावर माइनस 9, इट बिकम्स 10 की पावर माइनस 29 अपॉन 10 की पावर 9 अपॉन 10 की पावर 9। ये सॉल्व करके आएगा 3.7 अपॉन 25 अपॉन 9, 10 की पावर 9 का चला जाएगा तो 10 की पावर माइनस 38 हो जाएगा। नाउ कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Q, टेक स्क्वायर रूट, स्क्वायर लेंगे पूरी वैल्यू का तो क्या आएगा 3.7 का रूट मल्टीप्लाई 25 का रूट इज 5, 9 का रूट इज 3, 10 का माइनस 38 का रूट
10 की पावर -19। नाउ 3.7 की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं और जो वैल्यू में कैलकुलेट करके आएगी मल्टीप्लाई करके लास्ट में हमें आ जाएगा आंसर चार्ज कूलम। तो हमने चार्ज कैलकुलेट कर लिया। अब इसके बाद हमें निकालना है कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इसके लिए हम यूज करेंगे फॉर्मूला क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यूजिंग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यूजिंग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्यू की फॉर्मूला क्या होता है, Q इक्वल टू एनी, क्यू की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है, दैट इज अंडर रूट 3.7 into 5 upon 3 10 की पावर -19 और n की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। E की वैल्यू कितनी होती है 1.6 into 10 की पावर -19, 10 की -19 10 की -19 कैंसिल, तो n की वैल्यू जो आएगी 1.6 से डिवाइड कर देंगे इस एक्सप्रेशन को, इस एक्सप्रेशन को 1.6 से डिवाइड कर देंगे इंटू 5/3 इंटू 1.6। जो वैल्यू कैलकुलेट करके हमें आएगी कितने इलेक्ट्रॉन्स इस बॉडी ने लूज किए होंगे, दैट इज द आंसर। नाउ करेंगे सेकंड न्यूमेरिकल जो कि है कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन टू प्रोटॉन्स सच दैट द इलेक्ट्रिकल फोर्स बिटवीन देम इज इक्वल टू द वेट ऑफ आयन। हमें डिस्टेंस बताना है दो प्रोटॉन के बीच में क्या होगा अगर दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिकल फोर्स लग रही है वो किसके इक्वल है, दोनों में से किसी के एक का वेट। ठीक है, तो दो प्रोटॉन आंसर करेंगे इसका, लेट द टू प्रोटॉन्स आर ऑफ चार्ज Q। दोनों प्रोटॉन का चार्ज क्या है Q और प्रोटॉन का चार्ज होता क्या है, प्रोटॉन का चार्ज होता है प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो हमें डिस्टेंस बताना है। मास क्या होता है प्रोटॉन का, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ ईच प्रोटॉन, प्रोटॉन का जो मास होता है वो क्या होता है, प्रोटॉन का मास क्या रखना, प्रोटॉन का मास होता है प्लस 1.67 इंटू 10 की पावर -27 प्रोटॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन व्हाट इज गिवन टू यू, क्वेश्चन की तरफ से गिवन है कि जो फोर्स है किसके इक्वल है, वेट। तो इलेक्ट्रिकल फोर्स is equal to the weight of each proton। इलेक्ट्रिकल फोर्स का फॉर्मूला हम लगाएंगे कूलम्ब लॉ से, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। और वेट का फॉर्मूला क्या होता है, वेट इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी m इनटू g। तो 1/4πε0 Q1 Q2 जो है वो दोनों ही प्रोटॉन है, दोनों का चार्ज क्या रहेगा, बराबर रहेगा, दोनों की वैल्यू क्या रहेगी Q एंड देन Q अपॉन r², मास m एंड देन G। The substituting the value 1/4πε0 के लिए 9 this is Q², तो क्या हो जाएगा 1.6 10 की पावर -19 का स्क्वायर अपॉन r², मास इज इक्वल टू m 1.6 × 10⁻27, g इज इक्वल टू 9.8, g इज इक्वल टू 9.8। और सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसको 10 मान रहे हैं जिससे कि हमारा आंसर सही है। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा 9 × 10 की पावर 9, 1.6 का स्क्वायर, 1.6 का स्क्वायर लिख सकते हैं 1.6 × 1.6 10 की पावर -19 में लिख सकते हैं 10 की पावर -19 का स्क्वायर 10 का -19। जब r² कर ले जा रहा हूँ ये पूरी वैल्यू नीचे लेके आ रहा हूँ, 1.67 10 की पावर -27 इंटू 10 बन जाएगा 10 की पावर -26 इज इक्वल टू r²। अब देखो 1.6 और 1.67 लगभग बराबर है, तो कैंसिल कर रहा हूँ अप्रोक्सीमेटली इक्वल। तो 9 × 1.6 अलग लिख दिया 10 की पावर प्लस 9
-38 it becomes -29 -29 plus 26 ऊपर जाके plus 26 -29 plus 26 that is equal to -3 becomes r square। अब क्योंकि यहाँ पर 10 की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं 1.16 करने के लिए और 10 से डिवाइड कर रहा हूँ तो ये जाएगा 10 की पावर -4 r स्क्वायर। इसका स्क्वायर रूट लूँगा अब r निकालने के लिए स्क्वायर लूँगा 9 का स्क्वायर रूट इज 3 16 का स्क्वायर रूट इज 4 10 का -4 करूँ 10 का -4 r की वैल्यू क्या निकल के आएगी 4 12 10 की पावर -2 मीटर और सेंटीमीटर में आएगा ये 12 सेंटीमीटर। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे हम, जो कि है टू आइडेंटिकल मेटल स्फीयर्स A and B carrying a charge Q repel each other with a force of capital F. A third metallic sphere C of same size but uncharged is successively made to touch sphere A and B and then remove away. What is the force or repulsion between A and B? तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि हमारे पास दो मेटल के स्फीयर हैं A और B, जिन दोनों पे चार्ज क्या है Q। एक जैसे आइडेंटिकल है, रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को विद फोर्स F। एक थर्ड मेटलिक स्फीयर लिया जो कि सेम साइज का है जिसको हम कह रहे हैं C, लेकिन अनचार्ज है। पहले उसको टच कराया स्फीयर A से, फिर टच कराया स्फीयर B से, उसके बाद रिमूव कर दिया। तो अब बतानी है रिपल्शन फोर्स A और B के बीच में क्या लगेगी। ठीक है, क्वेश्चन ये है। तो सबसे पहले F की वैल्यू हम देख लेते हैं क्या होनी चाहिए। इन द केस फर्स्ट, इसके अंदर दो कंडीशन है। केस फर्स्ट के अंदर चार्ज कितना है, एक बार चार्ज ऑन A दैट इज इक्वल टू चार्ज ऑन B, चार्ज ऑन B इज आल्सो इक्वल टू Q। लेट द डिस्टेंस बिटवीन देम इज r। लेट कर लेते हैं कि दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, r है। तो अकॉर्डिंग टू द कूलम्ब लॉ F की वैल्यू कितनी आएगी 1/4πε0। दोनों के चार्ज, इसको मान लेते हैं हम Q1 और इसको मान लेते हैं हम Q2। Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर 1/4πε0। Q1 is Q, Q2 is Q upon r square, it becomes 1/4πε0। Q into Q is Q square upon r square। तो F की वैल्यू आ गई 1/4πε0 Q square upon r square। अब इसके बाद आते हैं केस 2 पर। केस 2 के लिए तीसरा मेटलिक स्फीयर C को हम टच करा रहे हैं, पहले A से फिर टच करा रहे हैं B से। तो देखो इस तरीके से कांटेक्ट हो रहा है। जब स्फीयर C को हमने A से टच कराया, स्फीयर C क्या था, चार्ज पहले से अनचार्ज था। भाई कंडीशन ये है कि A पर चार्ज है पहले पर Q फर्स्ट कंडीशन में, और फर्स्ट कंडीशन में B पर चार्ज है Q। ठीक है, अब जब तीसरा मेटल स्फीयर में ले रहा हूँ C जिस पर कोई चार्ज नहीं है स्टार्टिंग में, पहले मैंने उसको कराया A से टच। तो जब मैं उसको A से टच कराऊंगा तो जो दोनों का जो चार्ज है मिला के वो आधा आधा बढ़ जाएगा। तो चार्ज कितना आ जाएगा A पर, चार्ज और A पर चार्ज कितना आ जाएगा, C से टच कराऊंगा दोनों पे आधा आधा चार्ज बढ़ जाएगा। Q/2 आ जाएगा A पर और Q/2 आ जाएगा C पर। तो A पर चार्ज कितना आया Q/2, ये हो जाएगा Q1 डैश। ऐसे ही आ जाएगा चार्ज ऑन B। अब मैंने C को B से टच कराया, तो जब मैंने C को B से टच कराया, C पर कितना चार्ज आ गया था, तो इससे A से टच कराया था तो आया था Q/2। तो अब C से जब टच करा रहा हूँ इसको, तो अब B पर तो है Q और C पर आ गया है Q/2। तो दोनों का सम मिला के आधा आधा बढ़ जाएगा। दोनों चार्ज का सम क्या होगा, Q प्लस Q/2 इज 3Q/2 और 3Q/2 का हाफ हाफ बढ़ जाएगा, हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा। तो 3Q/4 3Q/4 दोनों पर आ जाएगा। तो चार्ज ऑन B इज 3Q/4 दैट इज इक्वल टू Q2 डैश। अगेन डिस्टेंस इज r, डिस्टेंस इज r। So what is the new force F dash?
1/4/0 Q1 dash into Q2 dash upon R square. 1/4/0 Q1 dash is Q by 2, Q2 dash is 3Q by 4 upon R square. F dash की वैल्यू क्या आएगी? 1/4/0 3Q स्क्वायर और ये हो जाएगा 4 to the 8 R स्क्वायर। अब देखो ये बन जाएगा, फैक्टर अलग कर लेते हैं 3/8, बाकी बचेगा 1/4/0 Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। अब देखो 1/4/0 Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर फर्स्ट इक्वेशन से क्या है F, ये क्या बन जाएगा 3/8 F। तो कितनी फोर्स हो गई? इस बार होगी फोर्स F डैश नई फोर्स दैट इज इक्वल टू 3/8 F। Now the last question of this topic, that is 2 point charges plus E and plus E are kept at a distance A from each other. 2 point charges हैं plus 9E plus E दोनों रखे हुए हैं A डिस्टेंस पर, दोनों के बीच में डिस्टेंस है वो A डिस्टेंस है। Where should we place a third charge Q? हमें तीसरा चार्ज कहाँ रखना चाहिए दोनों के लाइन पर ही, जिससे कि इट मे बी इन इक्विलिब्रियम, जिससे कि पूरा सिस्टम जो हो जाए, जो Q चार्ज है हमारे पास वो इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो देखो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर दो चार्जेस क्या गिवन है प्लस 9E और प्लस E, दोनों कितने डिस्टेंस पर है? दोनों कितने डिस्टेंस पर है? A डिस्टेंस। एक तो चार्ज है प्लस 9E, दूसरा क्या है प्लस E, और दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है A। They are separated by A distance apart। तो हमें तीसरा चार्ज कहाँ रखना है इसकी लाइन में? तो लेट करते हैं कि इसका तीसरा चार्ज जो है मान लो यहाँ होगा, तो तीसरा चार्ज जो Q है वो मान लो यहाँ इस पॉइंट पर होगा। तो हमें इसकी पोजीशन पता नहीं है कि पोजीशन क्या होगी। मान लेते हैं कि इस 9E वाले चार्ज से इस Q चार्ज की जो पोजीशन है वो मान लेंगे हम x है। तो प्लस E वाले चार्ज से कितनी पोजीशन हो जाएगी इसकी? प्लस E वाले चार्ज से पोजीशन जो हो जाएगी इसकी हो जाएगी A माइनस x, ठीक है। तो ये हमने पोजीशन बता दी, हमने मान लिया लेट कर लिया कि स्मॉल q जो चार्ज है वो 9E वाले चार्ज से x डिस्टेंस दूर है, हमें ये x निकालना है। तो प्लस E वाले चार्ज से कितना हो जाएगा Q वाला चार्ज A माइनस x। तो हमें कंडीशन क्या है, सो दैट इट मे बी इन इक्विलिब्रियम, जिससे कि जो थर्ड चार्ज है स्मॉल q ये क्या रहे इक्विलिब्रियम में रहे। इक्विलिब्रियम का मतलब इस पर जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं उन सारी फोर्सेस का जो सम है, सब फोर्स का मिला के जो इस Q चार्ज पर लगेगा वो कितना होना चाहिए, वो 0 के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पॉइंट्स नोट कर देंगे, मान लो ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है और ये C पॉइंट है। तो देखो इस Q वाले चार्ज पर कौन कौन फोर्स लगा रहा है, एक तो Q वाले चार्ज पर 9E वाला चार्ज फोर्स लगाएगा और एक लगाएगा प्लस E वाला चार्ज फोर्स। 9E वाला चार्ज इस चार्ज को रिपेल करेगा, प्लस प्लस विल रिपेल किस डायरेक्शन में, अभी Q वाले चार्ज पर 9E वाला चार्ज जो है रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, मान लेंगे F1 फोर्स लग रही है। ऐसे ही प्लस E वाला चार्ज स्मॉल q वाला चार्ज क्या करेगा, अगेन रिपेल करेगा विद अ फोर्स F2। तो दोनों फोर्सेस लग रही है अपोजिट डायरेक्शन में, अगर इन दोनों फोर्सेस का सम मिला के अगर 0 हो जाएगा तो ये चार्ज क्या रहेगा इक्विलिब्रियम में रहेगा, कहीं मूव ही नहीं करेगा, दैट मीन नेट फोर्स 0 होगी। तो हमें यही करना है, नेट फोर्स C पर 0 करने के लिए हम F1 की वैल्यू F2 के इक्वल कर देंगे। तो देखो यहाँ लिखेंगे, लेट स्टार्ट कर रहे हैं आंसर, लेट द डिस्टेंस ऑफ Q चार्ज, कौन से चार्ज से, फ्रॉम A, फ्रॉम प्लस 9E चार्ज, जो कि कितना है वो मान रहे हैं हम x के ऊपर। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, AC की वैल्यू क्या हो जाएगी x, और हमें पता है गिवन क्या पता है, गिवन पता है A और B की डिस्टेंस क्या है A। तो यहाँ से BC की वैल्यू क्या आ जाएगी, डायग्राम में दैट इज A माइनस x।
now according to the question, net force on charge q, on this charge net force is 0. This implies F1 F2 अपोजिट डायरेक्शन में है माइनस F2, F1 माइनस F2 दोनों का डिफरेंस। जब दो वैल्यूज अपोजिट डायरेक्शन में होती है तो हम करते हैं माइनस, और जब दो वैल्यूज सेम डायरेक्शन में होती हैं, दो वेक्टर क्वांटिटी जब सेम डायरेक्शन में होती है तब करते हैं ऐड। तो ये क्या है अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पे क्या करेंगे माइनस F1 माइनस F2 या F2 माइनस F1, नेट फोर्स क्या होनी चाहिए बराबर 0। तो यहाँ से क्या आएगा F1 बराबर F2, F1 की वैल्यू पुट करेंगे। F1 क्या है, दोनों के बीच में फोर्स, वो क्या होगी 1/4πε0 9e into q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो 1/4πε0 9e मल्टीप्लाई विद q अपॉन इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है x का स्क्वायर। ऐसी F2 फोर्स, इन दोनों के बीच में फोर्स है F2, तो लिखेंगे 1/4πε0 q into e अपॉन डिस्टेंस क्या है इन दोनों के बीच में a माइनस x का स्क्वायर। 1/4πε0 1/4πε0 कैंसिल, q and q कैंसिल, e and e कैंसिल आउट, क्या बचेगा 9/x² बराबर 1/a माइनस x का स्क्वायर। नाउ आप क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे इसका, x की वैल्यू सॉल्व करने के लिए स्क्वायर रूट बोथ साइड। तो स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा 9 का रूट आ जाएगा 3, x² का रूट आ जाएगा x, 1 का रूट इज 1, a माइनस x का स्क्वायर का रूट लेंगे तो x पावर खत्म हो जाएगी इसकी, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3a माइनस x बराबर x, 3a माइनस 3x बराबर x, 3a बराबर 3x प्लस हो जाएगा, ये जाएगा 4x, तो x की वैल्यू क्या आएगी 3/2। तो ये स्मॉल क्यू चार्ज कितने डिस्टेंस पर हमें रखना चाहिए 3a/4 डिस्टेंस पर। That is from minus e charge। यहाँ हो गया इसका आंसर। तो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। ठीक।